डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वीक 6 क्लास 2। हमने ऑलरेडी हेरिडिटी एंड जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज थी वो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी। आज हम जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज की तरफ आएंगे। ठीक है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज में पेरेंट्स जो अपने आप को हेल्थी समझते हैं, लाइक पेरेंट हु देमसेल्व्स healthy are often amazed to learn that their child could have a hereditary defect। ठीक है, sometimes कुछ पेरेंट्स इस तरह होते हैं that they become amazed, वो हैरान हो जाते हैं that कैसे हम तो वो है हेल्थी है, कोई हेरिडिटी या क्रोमोसोमल डिफेक्ट नहीं है, बट जब वो अपने बच्चों में देखते हैं वो चीज़, तो वो जाके उसकी वजह से काफ़ी हैरान हो जाते हैं। अब उनका जो हैरान होना वो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, कैसे? अगर हम देखें फॉरमोस्ट जेनेटिक प्रॉब्लम्स आर रिसेसिव ट्राइब्स। जितने मिनॉरिटी ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिसेसिव ट्रेट्स है। ठीक है, और ख़ास तौर पर अगर वो क्लोज रिलेटिव्स में पाई जाती हो। ठीक है, in addition these problems simply will not appear unless both parents carry the harmful allele and the child inherits this particular gene from each parent। अच्छा, बच्चा तब जाके जो है उसकी जो प्रोनेस है वो जाके इंक्रीज होगी टूवर्ड्स जेनेटिक प्रॉब्लम। अगर क्या होगा? अगर उसके पेरेंट्स उस हार्मफुल एलील को जाके वो रिसीव करे अपने पेरेंट्स से, और वो फिर जाके जो है ना अपने ऑफस्प्रिंग को इनहेरिट करे। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स तब तक जाके अपेयर नहीं होती जब तक दोनों पेरेंट्स जो है उस हार्मफुल एलील को कैरी ना करें और फिर जाके उसे उस ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट ना करें। ठीक है, द एक्सेप्शन टू दिस रूल, अगर इस रूल में हम एक्सेप्शंस को देखें तो वो लेंथ सेक्स लेंथ डिफेक्ट है, जिसमें जो है ना सिर्फ हमें एक्स क्रोमोसोम की जो है ना वो होती है और बॉयज उसमें ज़्यादा प्रोन होते हैं। Sex length effect that a male child will display if the recessive alleles for these traits appear on his X chromosome that he inherited from his mother। ठीक है, अच्छा, ये एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल में जो है ना जो सेक्स लिंक डिफेक्ट्स है उसमें क्या होता है, जो मेल चाइल्ड होता है वो डिस्प्ले करता है एबनॉर्मल या जेनेटिक प्रॉब्लम को। कैसे? इफ जो रेसेसिव एलील उस ट्रेट के लिए वो जाके अपेयर हो जाए एक्स क्रोमोसोम पे जो कि उसने इनहेरिट किया होता है अपने मदर से। अगर हम अर्लियर इन दिस चैप्टर देखें तो हमने जो है ना टू रिसेसिव हेरिडिटरी डिफेक्ट्स को जो है ना जाके डिस्कस किया हुआ है। एक जो सेक्स लिंक डिफेक्ट है कलर ब्लाइंडनेस, और वन दैट इज नॉट सेक्स लिंक, जिसे हम इसके एग्जांपल हमने सिकल सेल एनीमिया की दी थी। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास एक टेबल है, टेबल 2.3, जो कि डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ एडिशनल डिबिलिटेटिंग और फैटल। डिबिलिटेटिंग मतलब हार्मफुल, और फैटल डिजीज जो कि एट्रीब्यूटेबल है, जो कि एसोसिएट है किस चीज़ के साथ? सिंपल पेयर ऑफ रिसेसिव एलील के साथ। ईच ऑफ दिस डिफेक्ट्स कैन बी डिटेक्टेड बिफोर बर्थ। अच्छा, और ये जो डिफेक्ट्स है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो है ना एक डॉक्टर जाके डिटेक्ट कर सकता है। In reviewing the table, notice that the genetic abnormalities affect all major organ systems. They are very rare, and there is some manner of treatment for most of them. Some genetic abnormalities are caused by dominant allele। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, जब हम उस टेबल को रिव्यू करते हैं तो उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज है वो क्या करती है? सारे मेजर ऑर्गन सिस्टम्स को अफेक्ट करती है। ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, और इसके जो मैनर ऑफ ट्रीटमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप उसके कुछ पैनल्स होते हैं जिसके थ्रू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को जाके ट्रीट किया जाता है। अच्छा, अब तक हमने पढ़ा है कि सिंगल रिसेसिव जीन की वजह से जाके ये एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। यहाँ पे जो है ना अब कुछ ऐसे एबनॉर्मेलिटीज है जो कि डोमिनेंट जीन की वजह से जो है ना जाके, या डोमिनेंट एलील जो कि पेरेंट्स की तरफ से आई होती है उसकी वजह से जो है ना जाके वो ऑफस्प्रिंग लेटर इन लाइफ प्रोन हो जाते हैं उस बीमारी के लिए। अगर हम डोमिनेंट जीन के केस को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक है हंटिंगटन डिजीज, जो कि डोमिनेंट जीन की वजह से होता है ये बीमारी।
In this case, the child will develop the disorder by inheriting the dominant allele from either parent. मतलब या तो फादर के साथ की तरफ से या पेरेंट या मदर की तरफ या दोनों की तरफ से आ सकता है. The parent contributing the allele for the disorder will also display the defect. जिस पेरेंट्स से जो है ना वो एलील बेसिकली आया हो या कंट्रीब्यूट कर रहा हो डिसऑर्डर के लिए, वो क्या करता है, वो इस डिफेक्ट को बेसिकली डिस्प्ले कर रहा होता है. ठीक है, बिकॉज ही और शी कैरीज द डोमिनेंट एलील. उनमें भी जो है ना बेसिकली वो एज अ डोमिनेंट एलील होता है, तो पेरेंट्स में भी जो है ना बेसिकली वो डिफेक्शन होती है जो कि वो उस ऑफरिंग में इनहेरिट होता है. वन एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर इज हंटिंगटन डिजीज. जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज जो है वो म्यूटेशन की वजह से भी जो है ना रिजल्ट होते हैं. म्यूटेशन क्या है? चेंज इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ वन और मोर जीन्स जो कि फिनोटाइप को प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है, तो जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज म्यूटेशन की वजह से भी उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है. म्यूटेशन जिस तरह मैंने आपको समझाया कि इट इज अ चेंज इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ वन और मोर जीन्स जो कि फिनोटाइप को जाके प्रोड्यूस करता है. Many mutation occur simultaneously and are harmful or even fatal. बहुत सारे mutations जो होते हैं they can occur spontaneously उसी time and are harmful. बहुत ज़्यादा harmful होते हैं and sometimes fatal भी हो सकते हैं. Mutation can also be induced by environmental hazards. अच्छा, mutation जो है जो chemical structure में changes आ रही होती है जीन के, वो environmental हैजर्ड्स की वजह से भी हो सकते हैं, सच एज टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, रेडिएशन हो गया है, एग्रीकल्चर केमिकल्स हो गए हैं जो कि हमारे फूड में जाके एंटर हो जाते हैं और हमें फिर सप्लाई होते हैं. एंड पॉसिबली इवन सम ऑफ द एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोसेस्ड फूड्स. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे ये वाले जिसकी वजह से एनवायरमेंटल हेड्स इसे बेसिकली कहते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमारा जो केमिकल स्ट्रक्चर है जीन्स के वो जाके अफेक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से फिर एबनॉर्मलिटी आ जाती है. ठीक है, अच्छा पहले ये स्लाइड करते हैं फिर टेबल की तरफ जाते हैं. अच्छा अच्छा, क्या आपको लगता है कि म्यूटेशन बेनिफिशियल भी हो सकता है? अब ये एक क्वेश्चन अराइज होता है. एवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट जो समझते हैं कि यस इट कैन बी बेनिफिशियल. समटाइम म्यूटेशन जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है. Any mutation that is induced mean that is influenced by stressors. Stressors mean जो factors होते हैं जो हमारे natural environment पर present होते हैं, वो हमें क्या करता है, provide करता है एंड एडेप्टिव एडवांटेज. एडेप्टिव मीन उस एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट करना, यूज टू होना. एडेप्टिव एडवांटेज हमें प्रोवाइड करता है कौन से लोगों को? टू दोज हु इनहेरिट द म्यूटेंट जीन्स. जो उन लोगों को बेसिकली एडेप्टिव एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा होता है जो जिनमें जो है ना म्यूटेंट जीन्स इनहेरेंट हुए होते हैं. एंड इसके रिजल्ट में क्या होता है, ये बेसिकली ये म्यूटेंट जीन्स उन इंडिविजुअल्स को एडेप्टेशन की एडवांटेज देता है और उन्हें हेल्प करता है इन सर्वाइवल टू लिव इन दैट एनवायरनमेंट. ठीक है, मैं फिर से ये पॉइंट समझाता हूँ. क्या म्यूटेशन बेनिफिशियल हो सकती है? यस, बिल्कुल म्यूटेशन बेनिफिशियल हो सकती है. एवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट समझते हैं कि it can be possible that mutation can be beneficial for some of the people, for some of the people, not for everyone. ठीक है, तो क्या होता है म्यूटेशन, क्या करता है जो कि स्ट्रेसर्स या एनवायरमेंटल जो कि स्ट्रेसर्स या नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से इंड्यूस होता है या इन्फ्लुएंस होता है, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, उस इंडिविजुअल को बेसिकली एडेप्टिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है. कौन से इंडिविजुअल को? जिसने इनहेरिट किया हो म्यूटेंट जीन्स को. और ये म्यूटेंट जीन फिर क्या करता है, ये बेसिकली उस इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि वो सर्वाइव करे उस एनवायरनमेंट में. ठीक है, अगर एक बंदा है उसने सिकल सेल जीन को वो किया हुआ है, इनहेरिट किया हुआ है. ठीक है, और ये एक ऐसी म्यूटेशन है सिकल सेल जीन वाले जो कि इसकी ओरिजिन जो है वो अफ्रीका में हुई थी, साउथ ईस्ट एशिया में एंड अदर ट्रॉपिकल एरियाज वेयर मलेरिया इज वाइड स्प्रेड. ठीक है, अब क्या होता है, जो हेट्रोजाइगस चिल्ड्रन होते हैं
जिन्हें इनहेरिट किया होता है सिंगल सिकल सेल एलील को, दे आर वेल अडेप्टेड टू दिस एनवायरनमेंट। ठीक है, कौन सी एनवायरनमेंट? जहाँ पे मलेरिया वाइड स्प्रेड था, काफी ज्यादा था। अब यहाँ पे फायदा इनको क्या हो रहा होता, सिकल सेल एलील की वजह से क्या फायदा इन लोगों को हो रहा था? Because the mutant gene make them more resistant to malarial infection and thus more likely to survive। अब यहाँ पे तो मलेरिया काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड था, बट सिकल सेल एलील की वजह से ये लोग जो थे, इन कंट्रीज के लोग, ये क्या हुए थे, ये रेजिस्टेंट हुए थे। मतलब इन पे जो मलेरियल इन्फेक्शन था वो इतना असर नहीं कर रहा था, और इस सिकल सेल एलील की वजह से क्या हो रहा था, इसे इन्हें हेल्प मिल जाती थी उस एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए। ठीक है, of course the mutant sickle cell gene is not advantageous in environment where malaria is not a problem। ठीक है, बट ये याद रखें जब सिकल सेल जीन जो है वो हर जगह एडवांटेजेस नहीं होता, सिर्फ ओनली उन जगहों पे जहाँ पे मलेरिया जो है वो वाइड स्प्रेड हो तो वहाँ के लोगों के लिए ठीक है, लेकिन जहाँ पे ये चीज़ ना हो तो सिकल सेल जीन की वजह से सिकल सेल एनीमिया भी हो सकती है। अच्छा, ये कुछ बीमारियां हैं जो कि जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज में काउंट होती हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस है, जिसमें चाइल्ड क्या करता है, वो लेक करता है एंजाइम को, उस एंजाइम को जो कि प्रिवेंट्स म्यूकस फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिंग द लंग्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि म्यूकस को प्रिवेंट करता है, उसे रोकता है किस चीज से, लंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, लंग्स के रास्ते को बंद करने के लिए, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बंद करने के लिए। ठीक है, many who have CF cystic fibrosis die in childhood or adolescence, although advances in treatment have enabled some to live well into adulthood। ठीक है, अच्छा, इसकी इंसिडेंस जो है वो तकरीबन 2500 में से 1 इन बर्ड्स और 1 इन 15,000 अफ्रीकन अमेरिकन बर्ड्स। ठीक है, ट्रीटमेंट इनकी है ब्रोंकियल ड्रेनेज, डाइटरी कंट्रोल और जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। डायबिटीज है, इंडिविजुअल लेक्स a hormone that will enable him or her to metabolize sugar properly। Produce symptoms such as excessive thirst and urination can be fatal if untreated। ये 2500 बर्ड्स में से एक बच्चे को होता है। इनका ट्रीटमेंट डाइटरी कंट्रोल और इंसुलिन थेरेपी होती है। ये मुझे पता नहीं है ये वर्ड कैसे प्रोनाउंस होता है, लेकिन इट इज़ अ काइंड ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर है जो कि अटैक करता है मसल्स को एंड इवेंचुअली प्रोड्यूस सच सिम्टम्स एज स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच मतलब जुबान पे जब बारीपन आ जाता है और इंसान बोल रहा होता है, या जो मोटर कैपेबिलिटीज होती है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, ये जो है 3500 मेल बर्ड्स में से एक को होता है एंड इट इज रियरली इन फीमेल्स। ठीक है, ट्रीटमेंट जो है इसका कोई नहीं है। डेथ हो जाती है फ्रॉम वीकनिंग ऑफ हार्ट मसल्स और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ऑफन अगर बिटवीन एज टू 7 टू 14 ईयर। एज 7 टू 14 ईयर्स के दरमियान ही जो है ना इनकी लाइफ खत्म हो जाती है। हेमोफीलिया है जो कि सेक्स लिंक कंडीशन है। चाइल्ड, इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होता है वो लेक करता है ऐसे सब्सटेंस को जो कि ब्लड को क्लॉट करता है। ठीक है, अच्छा, इनमें जो है ना लाइक ब्लीडिंग इतनी हद तक हो जाती है जिसकी वजह से इनकी डेथ पॉसिबल हो सकती है। मेल्स में तकरीबन 3000 में से एक को होता है एंड इट इज़ वेरी रेयर इन फीमेल्स। ट्रीटमेंट इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट कट्स और स्क्रैप्स वगैरह। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हैं, इसमें क्या होता है, चाइल्ड लेग्स एंड एंजाइम जो कि डाइजेशन ऑफ फूड के लिए यूज होता है, स्पेशली मिल्क जिसमें अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन होता है। क्या होता है, दिस डिजीज अटैक नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग हाइपर एक्टिविटी एंड सिवियर मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, अब ये 10,000 में से 1 बच्चे को जो है ना वो एक बार ऐसा होता है जो कि फिनाइल यूरिया की बीमारी उसे होती है। रेयर इन चिल्ड्रन ऑफ अफ्रीकन और एशियन एंसेस्ट्री। इनका ट्रीटमेंट जो है वो डाइटरी कंट्रोल है। सिकल सेल एनीमिया ऑलरेडी हमने डिस्कस की है। अच्छा, ये एक है टेसाश या टेसैक डिजीज भी कह सकते हैं या टेसाश डिजीज भी कह सकते हैं।
इसकी वजह से क्या होता है, डीजेनरेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है, मतलब जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं उसकी डीजेनरेशन वो ख़त्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ जो है ये बीमारी स्टार्ट हो जाती है और 4 साल तक जो है बच्चे की जाके डेथ हो जाती है। ट्रीटमेंट इसकी नॉन है और तकरीबन 3600 बर्ड्स में से सिर्फ एक बच्चा इस तरह होता है जिसमें इसकी जो है वो पॉसिबिलिटी होती है, यूरोपियन डिसेंट एंड फ्रेंच और कैनेडियंस में। ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्लियर है थोड़ा सा? जी सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन नो है? सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हम प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, डिटेक्ट कैसे करते हैं एंड हेरिडिटी डिसऑर्डर को ट्रीट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हम रिसेंट ईयर्स में देखें, ठीक है, मैनी कपल्स हुज रिलेटिव्स वर अफेक्टेड बाय हेरिडिटी डिसऑर्डर वर रिलक्टेंट टू हैव चाइल्ड, fearing that they too would bear an abnormal children, ठीक है। अगर हम अपने रिसेंट ईयर्स में देखें तो बहुत सारे कपल्स इस तरह है जो कि अपने रिलेटिव्स को देखते हैं कि उनके बच्चे हेरिडिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, सो सच कपल्स बिकम रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब वो रेजिस्टेंस शो करते हैं टू हैव चिल्ड्रन, ठीक है। वो इस फियर की वजह से कि ऐसा ना हो कि दैट उनके बच्चे में भी जो है ना ये एबनॉर्मल फीचर्स के साथ जाके पैदाइश हो जाए, ठीक है। टुडे देयर आर ऑप्शन फॉर प्रिडिक्टिंग वेदर अ कपल इज एट रिस्क फॉर अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर। अगर आजकल हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, हमारे पास ऑप्शन है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वेदर वो जो कपल है वो बेसिकली एक रिस्क पे है हेरिडिटरी डिसऑर्डर के लिए या नहीं। ऑप्शंस फॉर प्रीनेटल डिटेक्शन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर एंड ऑप्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये जो है ना डिटेक्शन की, प्रिडिक्शन की और जो ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर है इसका जो है ना, इसके लिए आजकल हमारे पास काफ़ी ऑप्शन एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बोथ प्रीनेटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ इसकी पॉसिबिलिटी ट्रीटमेंट हो सकती है। These options help take away the mystery and fear of the unknown and allow couples to make reasoned decision about having children. अब क्या होता है जब इन्हें उन जेनेटिक काउंसलर्स जो होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी तरफ से जब एक्सप्लेनेशन या पूरा लेक्चर समझ आ जाता है कि ये चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद जो उनकी जो मिस्ट्री होती है या फेयर होती है रिलेटेड टू एबनॉर्मल चाइल्ड, तो वो जाके थोड़ी-सी जो है ना उनको समझ आ जाती है, तो उसके बाद जो कपल्स होते हैं वो बेसिकली डिसाइड करते हैं कि वेदर दे गो टुवर्ड्स प्रेगनेंसी और नॉट, ठीक है। अच्छा, इस सेक्शन में जो है ना हम बेसिकली डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल प्रोग्रेशंस ऑफ सॉर्ट्स एज वी कंसीडर प्रोडक्शन बिफोर कंसेप्शन। प्रोडक्शन लाइक एक कपल्स मैरिड है, हम उनको जो है ना जाके प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनमें के उस चीज़ को बेसिकली हम पढ़ेंगे कि बिफोर कंसेप्शन प्रिडिक्ट हम उनके ब्लड को कर सकते हैं कि वेदर उनके जो बच्चा होगा वो वेदर नॉर्मली जो है ना जाके पैदा होगा या एबनॉर्मल, या उसमें जो है ना कोई इंक्रीज चांसेस होंगे हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स के या नहीं। हम ड्यूरिंग आफ्टर कंसेप्शन एंड बिफोर बर्थ जो है डिटेक्शन कर सकते हैं हेरिडिटरी डिसऑर्डर के, एंड फिर जाके आफ्टर कंसेप्शन एंड बिफोर एंड आफ्टर बर्थ उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में जो है ना हम बेसिकली इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। प्रिडिक्टिंग हेरिडिटरी डिसऑर्डर जो जेनेटिक काउंसलिंग सर्विस है, ठीक है, वो बेसिकली पेरेंट्स की जो कपल्स होते हैं उनकी जो है ना इनकी सर्विस बेसिकली उन पेरेंट्स की हेल्प करता है कि वो उनको जाके असेस करे दैट देयर चाइल्ड विल बी फ्री ऑफ हेरिडिटरी डिफेक्ट्स और नॉट, ठीक है। उनको जो है ना बेसिकली ये हेल्प की वजह से ये बताते हैं कि उनके जो बच्चे होंगे वो वेदर हेरिडिटरी डिफेक्ट से फ्री होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। It is important to remember that genetic counseling refers to the prediction of both chromosomal abnormalities and genetic abnormalities. अब ये याद रखें जो जेनेटिक काउंसलिंग है उसमें जो है ना दोनों चीज़ें आ जाती हैं। प्रिडिक्शन ऑफ बोथ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, आप पेरेंट्स को या कपल्स को
बताते हैं कि वेदर उनमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है या उनके बच्चों में उसकी कोई पॉसिबिलिटी है या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के रिलेटेड उनको गाइड करते हैं, ठीक है? अच्छा, जेनेटिक काउंसलर जो होते हैं दे आर ट्रेन्ड इन जेनेटिक्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ फैमिली हिस्ट्रीज एंड काउंसलिंग प्रोसीजर, ठीक है? जो जेनेटिक काउंसलर होते हैं वो ट्रेंड स्पेशलिस्ट होते हैं जीन्स में या जेनेटिक्स में। वो फैमिली हिस्ट्रीज को जाके जो है उस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इंटरप्रेट करते हैं एंड काउंसलिंग प्रोसीजर को जो है ना फर्दर आगे ले जाते हैं, ठीक है? दे में बी जेनेटिसिस्ट, ठीक है? इन्हें जेनेटिसिस्ट भी कहा जाता है, मेडिकल रिसर्चर्स भी कहा जाता है और प्रैक्टिशनर सच एज़ पीडियाट्रिशियंस, ठीक है? Although any couple who hopes to have child might wish to talk with a genetic counselor about the hereditary risk their children may face, ठीक है? अब जो कपल होता है जो कोई भी कपल जो होप करता है, उम्मीद रखता है टू हैव चिल्ड्रन, बच्चों के लिए दैट उनके भी बच्चे हों, तो हमेशा इसके साथ यहाँ पे तो इतना नहीं है लेकिन फॉरवर्ड में दे आल्सो विश टू टॉक विद अ जेनेटिक काउंसलर, ठीक है? कि वो उन्हें बता सके हेरिडिटरी रिस्क के बारे में अबाउट देयर चिल्ड्रन, वेदर दे विल फेस इट और नॉट, क्या उनके बच्चों में कोई हेरिडिटरी रिस्क या प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, ठीक है? The genetic counselor is particularly helpful for couples who either have relatives with hereditary disorder or have already born a child with a hereditary disorder. तो अब genetic counselor क्या करता है, वो particularly helpful होता है couples के लिए, उन couples के लिए जिनकी फैमिली में ऑलरेडी अगर कोई उसके साथ हो, हेरिडिटरी डिसऑर्डर के साथ हो, या ऑलरेडी उन पेरेंट्स का कोई बच्चा पैदा हुआ हो हेरिडिटरी डिसऑर्डर के साथ, तो जेनेटिक काउंसलर जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आउट होता है, ठीक है? जेनेटिक काउंसलर नॉर्मली begin by obtaining a complete family history। जो जेनेटिक काउंसलर्स है वो बेसिकली स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री से, जिसे हम पेडिग्री भी कहते हैं। पेडिग्री बेसिकली जो ब्लड रिलेटेड जो जितनी वो होती है हिस्ट्री होती है, फ्रॉम ईच परस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई रिलेटिव्स अफेक्टेड बाय हेरिडिटरी डिसऑर्डर, ठीक है? और बेसिकली जो कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री होती है से जो है ना हर एंगल से जो है ना बेसिकली देखा जाता है दैट फैमिली में कितने लोग हैं जिनके बच्चे हेरिडिटरी डिसऑर्डर के साथ है, या इस तरह लोग हैं जिनके बच्चे या इस तरह लोग हैं जो खुद हेरिडिटरी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, या आपका जो है उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, उस बच्चे के साथ रिलेशनशिप क्या है, या आपका कोई अपना बच्चा उसके साथ है हेरिडिटरी डिसऑर्डर के साथ है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके जेनेटिक काउंसलर जो है वो एक एंड डिसीजन पे पहुंचते हैं और जाके पेरेंट्स को गाइड या कपल्स को गाइड करते हैं। These pedigrees are used to estimate, pedigrees mean जो complete family history थी, are used to estimate the likelihood। अच्छा, इस इन pedigrees को basically यूज किया जाता है किस चीज के लिए, estimate लगाने के लिए that the couple would bear a child with a chromosomal or genetic disorder, that whether उनका जो बच्चा होगा वो whether क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर से फ्री होगा या नहीं, उनमें बच्चे में कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर के डिफेक्ट्स होंगे। In fact, for certain disorder, pedigrees are the only basis for determining whether children are likely to be affected by certain disorder। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इन्होंने कहा है कि समटाइम इस तरह होता है फॉर सर्टेन डिसऑर्डर, ये जो पेडिग्रीज होती है ये सिर्फ ओनली बेसिस होते हैं जिसके बेस पे हम डिटरमिन करते हैं दैट वेदर एक बच्चा क्या है वो अफेक्ट होगा एक सर्टेन डिसऑर्डर से या नहीं होगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल वन टाइप ऑफ डायबिटीज आप लोग ले रहे, डायबिटीज मेलिटस एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के एग्जांपल आप लोग इसमें ले सकते हैं, ठीक है? येट अ पेडिग्री एनालिसिस can't guarantee that a child will be healthy or unhealthy even when no genetic disorder are found among blood relatives, ठीक है? अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ब्लड रिलेटिव्स में हो भी ना, तो पेडिग्री एनालिसिस जो है आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आपका बच्चा हेल्थी होगा या नहीं होगा, ठीक है? फॉर्चुनेटली डीएनए एनालिसिस फ्रॉम पेरेंट्स
blood test cannot determine। अब ये एक और चीज़ है जिसे हम डीएनए एनालिसिस कहते हैं, जो कि हम पेडिग्री के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम पेरेंट्स ब्लड टेस्ट को लेते हैं एंड उससे जो है ना फिर हम पेरेंट्स की जो है जो जीन्स है उसे जाके कैरी करते हैं और उसे टेस्ट करते हैं फॉर मैनी सीरियस हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, जिसमें 2.3 टेबल 2.3 में जितने थे, एज वेल एज हंटिंगटन डिजीज एंड द फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, वो जाके जो है ना हम वो कर सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं कि वेदर जीन में कोई इस तरह ससेप्टिबिलिटी है पेरेंट्स के, जिसकी वजह से उनके बच्चे इन बीमारियों की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के साथ एन एब्नॉर्मेलिटी ऑफ द एक्स सिंड्रोम caused by a defective genes and associated with mild or to severe mental retardation। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये बेसिकली फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की डेफिनेशन है। क्या चीज़ है? एन एब्नॉर्मेलिटी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम caused by a defective gene and associated with mild or severe mental retardation। ठीक है। Once all the information and test results are in, एक मतलब आप सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं एंड टेस्ट रिजल्ट्स जो है वो सारे आ जाते हैं, तो जेनेटिक काउंसलर क्या करता है, वो कपल्स की हेल्प करता है, उन्हें समझाता है और उसके बाद कपल्स क्या करते हैं, उनके लिए ऑप्शन रखता है कि वेदर दे वांट टू गो टूवर्ड्स द प्रेगनेंसी साइड और not। ठीक है। For example, one couple went through genetic counseling and learned that they were both carriers for tay Sachs disease। tay Sachs disease जो कि मैंने आपको बताया है कि 2-3 साल फर्स्ट 3 इयर्स में जो है ना बच्चे को ख़त्म कर लेती है, जिसकी वजह से न्यूरो डिजेनरेशन हो रही होती है ना, तो उसकी वजह से जो है ना बच्चा जो है वो 3-4 साल में ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अब मैंने एग्जांपल दी है कि एक कपल है जो कि उन्हें पता लग जाता है जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू दैट दे वर बोथ कैरियर्स, उनमें जो है ना बेसिकली रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट है, किस चीज़ के लिए? टेसाश डिजीज के लिए, एक ऐसा कंडीशन जो कि बच्चे को नॉर्मली किल करता है, ख़त्म करता है विद इन द फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लाइफ। ठीक है। तो जेनेटिक काउंसलर एक्सप्लेन करता है उस कपल को दैट देयर वाज वन या देयर वर बेटर आएगा यहाँ पे, देयर वाज वन चांस इन 4, मतलब 4 में से एक बच्चे का जो है ना वो प्रोन होगा किस चीज की तरफ? टेसाश ऐसा डिजीज। ठीक है। दैट एनी चाइल्ड दे कंसीव विल इनहेरिट अ रिसेसिव चाइल्ड, लेकिन ये याद रखे कि उन कपल्स के जो बच्चे होंगे जो हेल्थी भी होंगे, उनमें भी जो है ना वो जीन्स प्रेजेंट होंगे एज अ रिसेसिव एलील फ्रॉम ईच ऑफ देम एंड हैव टेसाश डिजीज। ठीक है। और उनमें जो है ना वो एलील किस चीज के रिलेटेड होगा? टेसाश डिजीज के रिलेटेड। हाउएवर देयर वाज आल्सो वन चांस इन 4 that the child would inherit the dominant gene from each parent। अब इन 1 in 4 चाइल्ड में जो है ना ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो चाइल्ड क्या करे, वो रिसीव करे डोमिनेंट जीन को फ्रॉम ईच पेरेंट, एंड देयर वर 2 chances in 4 that the child would be just like their parents। ठीक है। phenotypically normal but a carrier of the recessive Tay-Sachs allele। ठीक है। मतलब फिनोटाइपिकली नॉर्मल होंगे बट उनके ब्लड में जो है वो कैरियर वो रिसेसिव एलील प्रेजेंट होंगे जो कि टेसाश डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन द यंग वुमन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन अबाउट हैविंग चिल्ड्रन, feeling that the odds were just too high to risk having a baby with a fatal disease। आफ्टर जब उन्हें इंफॉर्मेशन सारी मिल जाती है तो जो यंग वुमेन होती है वो क्या करते हैं, वो एक्सप्रेस करती है स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन अबाउट हैविंग चिल्ड्रन। ठीक है। रिजर्वेशन मीन शी स्टार्ट थिंकिंग दैट इट इज नॉट गुड टू हैव अ चाइल्ड दैट born with such high risk with of fatal disease like a TSH। ठीक है। At this point, the counselor informed the couple that before they made a firm decision against having children, they ought to be aware of procedure that can detect many genetic abnormalities। अच्छा, अब इस पॉइंट पे जो है ना जो जेनेटिक काउंसलर है वो इस कपल को इन्फॉर्म करता है कि
बिफोर वो एक फर्म डिसीजन की तरफ जाए बच्चों के रिलेटेड, तो उन्हें जो है ना बेसिकली अवेयर होना चाहिए कुछ प्रोसीजर्स के रिलेटेड जो कि जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज को जाके डिटेक्ट करता है, इंक्लूडिंग डेसाइज डिजीज early in a pregnancy. This screening procedure cannot resolve any defects that are found. ठीक है, but they allow expectant parents to decide whether to terminate a pregnancy rather than give birth to a child with a fatal disease. इस तरह कोई रिवर्स या कोई डिफेक्ट जो है स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स की वजह से नहीं होते, बल्कि ये अलाउ करती है पेरेंट्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के वेदर वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहते हैं या नहीं, वो उस बच्चे को जाके बर्थ देना चाहती हैं विद फेटल डिजीज। ठीक है, इसके बाद आता है दिस लीड अस फ्रॉम अ कंसिडरेशन ऑफ रिडक्टिंग हेरिडिटरी डिसऑर्डर टू अ कंसिडरेशन ऑफ डिटेक्टिंग हेरिडिटरी डिसऑर्डर दैट माइट एग्जिस्ट। ठीक है, अब प्रोडक्शन के बाद जब वो स्क्रीनिंग आप करते हैं वहां पे जाके डिटेक्शन की बात आ जाती है। तो डिटेक्टिंग हेरिडिटरी डिसऑर्डर में बेसिकली क्या है, बिकॉज द ओवरऑल रेट ऑफ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी ड्रामेटिकली इंक्रीज। अच्छा, जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी की जो इंक्रीज है वो आफ्टर एज 25 इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ओल्डर प्रेग्नेंट वोमेन में जो है ना ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जिसमें जो एक प्रोसेस होता है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है उसके अंदर जाना होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ hereditary disorder। ठीक है, a large hollow needle is inserted into the woman's abdomen to withdraw a sample of the amniotic fluid that surround the fetus। ठीक है, अब क्या है, एक लार्ज हॉलो नीडल जो है वो इंसर्ट किया जाता है वोमेन के एब्डोमेन में, और उसके बेस पे उसकी वजह से क्या करते हैं वो एक सैंपल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड को जाके जो है ना कलेक्ट किया जाता है जो कि fetus के सराउंड होता है। ठीक है, fetal cells in this fluid can then be tested to determine the sex of the fetus and the प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी सच एज डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब इसमें जो है ना इस एमनियोटिक फ्लूइड में जो fetus के अराउंड होता है fetal सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बच्चे बच्चे की जो वॉर्म में जो डेवलपमेंट हो रहे होते हैं वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो फिर टेस्ट किया जाता है, उससे जेंडर का पता लग जाता है कि सेक्स क्या है उसके, एंड जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है या जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी है सच एज डाउन सिंड्रोम वो जाके इससे पता लग जाती है। इन एडिशन मोर देन 100 जेनेटिक डिसऑर्डर इंक्लूडिंग टेसाइज डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, डायबिटीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया, दे कैन आल्सो बी डायग्नोज्ड बाय एनालाइजिंग fetal cells in amniotic fluid। Acha, although amniocentesis is considered a very safe procedure, it triggers a miscarriage in a very small percentage of cases। ठीक है, amniocentesis जो है एक बहुत ज़्यादा safe procedure है, but problem is ये जो है ना ट्रिगर भी करता है किस चीज़ को, मिसकैरेज को, जो कि बल स्मॉल परसेंटेज में, ज़्यादातर केसेस में नहीं। ठीक है, द रिस्क ऑफ मिसकैरेज इज लाइक एक 150 केसेस में से जो है ना एक केस तकरीबन इस तरह हो जाता है जिसमें एमनियोसेंटेसिस की वजह से मिसकैरेज हो जाते हैं। अच्छा, द रिस्क ऑफ मिसकैरेज इज थॉट टू बी ग्रेटर देन द रिस्क ऑफ अ बर्थ डिफेक्ट इफ द मदर इज अंडर एज 25। ठीक है, अच्छा, जो मिसकैरेज का रिस्क है वो बेसिकली ग्रेटर है किस चीज से, द रिस्क ऑफ अ बर्थ डिफेक्ट। जो बच्चे डिफेक्शंस के साथ पैदा होते हैं उससे जो है ना मिसकैरेज का रेट या जो फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज है वो ज़्यादा है जो कि एमनियोसेंटेसिस की वजह से होती है। ठीक है, स्पेशली इफ मदर एज 25 से कम हो। A major disadvantage of amniocentesis is that it is not easily performed before the 11th to 14th week of pregnancy when amniotic fluid becomes sufficiently plentiful to withdraw for analysis। इसकी misadvantage ये भी है कि ये आप 11th से लेके 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले आप amniotic fluid वो नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड 14 11 से 14 वीक के बाद जो है जाके वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड इतना बढ़ जाता है जो कि आप फिर इजीली विड्रॉल कर सकते हैं। बिकॉज द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट विल नॉट कम बैक फॉर 2 वीक्स,
अब यहाँ पे क्या है, जो टेस्ट का रिजल्ट है वो तकरीबन 2 वीक्स तक नहीं आता, तो पेरेंट्स हैव लिटिल टाइम टू कंसिडर अ सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इफ द fetus हैज अ सीरियस डिफेक्ट्स एंड अबॉर्शन इज देयर चॉइस। अब fetus के जो है वो जाके सेकंड ट्राइमेस्टर में चला जाता है, मतलब चौथे महीने में, जहाँ पे जो है ना आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में फिर फैसला करना होता है कि वेदर आपने एबॉर्शन की तरफ जाना है या नहीं, बच्चे को उसके साथ ही एबनॉर्मलिटी के साथ ही बर्थ देना है। अच्छा, एमनियोसेंटेसिस के रिलेटेड एक सेकंड वो है प्रोसीजर जिसे हम कोरियोनिक विल-एस सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है? एक अल्टरनेटिव प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम टिश्यूज़ को कलेक्ट करते हैं for the same test as amniocentesis and can be performed during the 8th or 9th week of pregnancy। और इसे हम during 8th और 9th week of pregnancy में जो है ना बेसिकली परफॉर्म करते हैं, ठीक है? फिगर 2.10 में मैंने बेसिकली दोनों बनाए हुए हैं डायग्राम्स, amniocentesis और chorionic villus sampling का, ठीक है? There are two approaches to CVS. Either a catheter is inserted through the mother's vagina and cervix, or a needle is inserted through her abdomen into a membrane called chorion that surround the fetus। ठीक है, अब chorionic villus sampling में क्या किया जाता है, whether कैथीटर को जो है ना इंसर्ट किया जाता है मदर्स के सर्विक्स के थ्रू, या नीडल को इंसर्ट किया जाता है एब्डोमेन के थ्रू, जिस वहाँ पे एक मेम्ब्रेन को होता है जिसे हम कॉरियन कहते हैं, और ये कॉरियन बेसिकली फीटस को सराउंड कर रहा होता है, ठीक है? ये देखिए, ये एमिनियोसेंटेसिस है जिसमें नीडल जो है इंसर्ट किया जाता है एब्डोमिनल वॉल के थ्रू यूटेरस में, ठीक है? और फ्लूइड को जो है ना बेसिकली वो क्या किया जाता है, विड्रॉल किया जाता है एंड फीटल सेल्स को और कल्चर, अ प्रोसेस दैट टेक्स अबाउट 3 वीक्स, ठीक है? ये टू फिगर 2.9। फिगर 2.10 में जो है ना बेसिकली कोरियनिक विलिस सैंपलिंग परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है? Earlier in pregnancy, 8-9 weeks, and results are available within 24 hours. Two approaches to obtaining a sampling of coronary villi are shown here. Inserting a thin tube, ये यहाँ पे, the vagina into the uterus, or a needle to the abdominal wall, ये ऊपर से, ठीक है? In either of these methods, ultrasound is used for guidance। ये ultrasound scanner यूज किया गया है गाइडेंस के लिए। अच्छा, मैं दूसरा लिंक शेयर करता हूँ, 7 स्लाइड है वो, ये फिर उसमें डिस्कस करेंगे सेकंड लिंक में।